हाँ तो मित्रों, स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ा था सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो है इस टॉपिक के पास में मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की, वापस उसको देखा तो मुझे पता चला कि जो ये पीडीएफ है ये जाम हो गया था, यानी चलना बंद हो गया था, ऊपर एक जगह पे अटक गया था। तो आज मैं फिर से यहीं से वापस से जो मैंने कल पढ़ाया था वापस से पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और अगर वो पीडीएफ रुक गया तो मैं समझाया था जो मैंने बोर्ड पे, वो सब कुछ आप नहीं देख पाए होगे। तो आज अपन उसी सब चीज़ों को आज फिर से वापस करेंगे। तो चलो करते हैं। देखो, सैलिएंट फीचर हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसमें लिखा हुआ था एक फीचर, इस फीचर पे हम थे कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? तो भाई, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, हिंदी है ना, कठोरता। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। ठीक है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कठोरता और लचीलापन। तो देखो, ये यहाँ पे अपन देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि क्या चीज़ है ये। तो मान लो ये वाला एक बाउंड्री है, और फिर मैंने ये रास्ता बनाया, और ये दूसरी बाउंड्री है। यहाँ पे तो है रिजिडिटी, ठीक है, यानी कठोरता। इस बाउंड्री पे कठोरता है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि लचीलापन। अब भाई, नॉर्मल चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो जैसे रिमोट है, ये रिमोट कठोर है, ये मुड़ नहीं सकता। लेकिन वैसे मैंने बताया कि ये जो ये तार है, वायर है, ये वायर लचीला है, क्योंकि मैं इसको मोड़ना चाहूँ मोड़ भी सकता हूँ, है ना। ये तो नॉर्मल चीज़ों की बात हुई, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल चीज़ों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में लचीला या फिर कठोर क्या होता है? तो ये आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में लचीलापन या कठोर शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके अमेंडमेंट के लिए, यानी कि संशोधन के लिए। मतलब ये कि भारत में जो संविधान बना दिया, या फिर किसी भी देश में किसी ने संविधान बना दिया, उसको बनने के बाद वापस से कोई बदलना चाहे तो कितना आराम से बदल सकता है, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बदलने के लिए, और बदलना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि संविधान, मैंने बताया जैसा कि फर्स्ट इस क्लास के इंट्रोडक्शन में, कि संविधान स्याही से नहीं लिखा जाता मेरे प्यारे भाइयों, संविधान लिखा जाता है खून से। कई कई लोगों ने कुर्बानी दी है, तब जाके वो संविधान बना है। तो क्या उस संविधान को, जो कि कई लोगों की कुर्बानी और कई लोगों के खून की बलिदान से बना हुआ है, क्या उस संविधान को बदलना एकदम आसान है या फिर कठोर है? अगर उस संविधान को बदलना एकदम आसान होगा तो जिसके मन में आएगा वो बदल देगा। तो कभी मान लो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी कोई गवर्नमेंट बन गई जो कि देश से प्रेम नहीं करती, देश विरोधी है, तो वो उस पूरे संविधान को बदल के और देश के वाट भी लगवा सकती है। और दूसरी चीज रिजिडिटी, कि भाई एकदम कठोर है बदलना। अगर उस संविधान को बदलना एकदम कठोर है कि भाई बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकते लोग, तो मान लो कभी जरूरत पड़ गई, संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन है जो आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, और हमें अपने देश के विकास के लिए उस प्रोविजन को बदलने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम बदल नहीं पा रहे क्योंकि संविधान हमने ऐसा बना दिया जो कि बहुत कठोर है, जिसको बदला ही नहीं जा सकता, तो ये भी परेशानी हो जाएगी। यानी बहुत कठोर होना भी परेशानी की बात है, और बहुत लचीला होना भी परेशानी की बात है। तो भारत वाले तो तुमको पता ही है भाई, भारत वाले दिमाग वाले होते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं तो हम कठोर बनाएंगे भैया, नहीं हम लचीला बनाएंगे, हम रखेंगे बीच में, इन द मिडल, इन द मिडल। कि ना ही तो कठोर होगा हमारा संविधान, ना ही हमारा संविधान लचीला होगा, हम मिडल बीच में रखेंगे। यानी कि एकदम एकदम आसानी से कोई बदल भी नहीं पाएगा इसको, इतना लचीला भी नहीं होगा, इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि भाई बदलना चाहो फिर भी ना बदल पाओ, ऐसा भी नहीं होगा। तो बीच में रख रहे हैं हम। चलो, यही चीज है भाई, संशोधन से संविधान को कितने आराम से संशोधन कर सकते हैं, या फिर संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, यही उसको रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल बनाता है। अब इसी जगह बात करें हम कुछ देशों की, तो अमेरिका का संविधान है भाई बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा। अमेरिका वालों ने इतना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि वो खुद भी चाहे ना कि भाई हम बदलना चाहते हैं, इसमें ये प्रोविजन पुराना हो गया, इसको बदलना चाहिए, तो बहुत बहुत मुश्किल है बदलना उसको। यानी आज तक अमेरिका का संविधान 10 से कम बार ही बदला गया है। इंडिया की बात करें तो अपन ने तो 101 तो कब का ही पार कर लिया था, उससे आगे चल रहे हैं अभी। 101 बार से ज्यादा बार बदल चुके हैं अपन। और ये वाला अमेरिका का 10 बार। क्यों? क्योंकि बहुत कठोर है भाई। और कठोर होना क्या सही है या फिर गलत? कठोर होना क्या फिर सही है गलत? गलत है। ज्यादा कठोर होना भी गलत है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए बदलते जमाने के साथ, बदलते युग के साथ संविधान को भी बदलना चाहिए। लेकिन अगर संविधान इतना कठोर होगा तो बदलेगा कैसे? नहीं बदल पाएगा। तो इसलिए ज्यादा कठोर भी अच्छा नहीं है, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी साइड बात करें हम फ्लेक्सिबल की, तो भाई ब्रिटेन को ले लो, अंग्रेजों के देश को ले लो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसको तो चलते फिरते कभी बदल देते हो, मतलब कभी बदलो, बदलो मगर प्यार से। मतलब ब्रिटिश लोग चाहे तो हर दिन कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे अपना, इतना फ्लेक्सिबल है। आए, हाँ, इतना फ्लेक्सिबल है वो।
ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मान लो कभी कोई ऐसी गवर्नमेंट बन जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को देखो जनता जिताती है, और जनता होती है भोली, जनता होती है भोली भाली। कोई आके बोलेगा कि इतनी चीज़ फ्री में दे देंगे, इतने रुपए फ्री में बांट देंगे तुमको, महीने के महीने तुमको इतने लाख रुपए देंगे, या फिर ये बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री। जनता को थोड़ा बहुत लालच दोगे, जनता उस आदमी को वोट दे देगी। जनता नहीं जानती कि उसके मन में आगे क्या करेगा वो। और मान लो अगर एकदम फ्लेक्सिबल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता और ऐसा कोई आदमी आता जनता को लालच देके जीत तो जाता, और जीतने के बाद में वो इस देश को तोड़ना चाहता है या फिर देश के साथ जो भी करना चाहता तो वो कर सकता था, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के पूरे के पूरे अधिकार छीन सकता है, बाद में खुद डिक्टेटर बन सकता है, बाद में कुछ भी हो सकता है भाई। अगर एकदम फ्लेक्सिबल होगा तो ये समस्याएं रहेगी। तो भारत वालों ने क्या किया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल, कि भारत का संविधान ना ही तो कठोर है ना ही लचीला है, तो फिर कैसा है भाई? बीच में है। बट है सिंथेसिस ऑफ बोथ, यानी दोनों को मिलाया गया, कठोर को मिलाया गया, लचीले को मिलाया गया, आधा आधा ऐसे कई देर तक मसला गया, और मसलने के बाद जो चीज निकल के आई वो निकल के आई भारत का संविधान। आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर टू टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स। आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग मुद्दों पे बातें लिखी गई है, अलग अलग सिचुएशन के लिए क्या करेंगे वो लिखा गया है, तो उनको आर्टिकल में बांटा गया है। तो आर्टिकल 368 जो है ना, इस हिस्से में संविधान के संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन लिखे हुए हैं। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके प्रोविजन कहाँ लिखे गए? आर्टिकल 368 में। और ये 368 जो है वो 3 टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में बताता है, 3 टाइप की प्रोसेस के बारे में बताता है। नहीं, आर्टिकल 368 2 टाइप की बताता है, तीसरी टाइप की आर्टिकल 368 में नहीं है, तीसरी टाइप की भी है। टोटल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की 3 प्रोसेस है, जिनमें से 2 टाइप की आर्टिकल 368 में बताई हुई है और 1 टाइप की अलग से बताई हुई है। तो हम समझेंगे एकदम आराम से। फर्स्ट जो है और ये सेकंड है, ये तो बता रहा है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 कौन सी 2 की बात कर रहा है? आर्टिकल 368 अपने को क्या बताएगा? पढ़ने से पहले हम समझते हैं क्या बताने वाला है। ये बताने वाला है 2 टाइप के प्रोविजंस के बारे में जिनसे कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला प्रोविजन वो होगा, दोनों ही कठोर प्रोविजन है, कठोर, एक कठोर है और दूसरा उससे भी ज्यादा कठोर है, यानी एक रिजिड है दूसरा उससे भी ज्यादा रिजिड है। तो यहां पे कुछ ऐसी चीजें थी, मुद्दे कौन से थे जिनको इनमें रखा गया वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये समझो कि ऐसे मुद्दे थे जो कि भारत के संविधान की मूल भावना को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जिन्होंने हमारा संविधान बनाया वो लोग चाहते थे कि भाई इन मुद्दों पे हर कोई ऐसे संशोधन नहीं कर पाए, इसको मुश्किल बना देंगे। क्योंकि अगर हर कोई ऐसे संशोधन कर पाया तो वो संविधान की मूल भावना को भी बदल देगा, संविधान को भी बदल देगा और अपना राज तानाशाही चालू कर देगा। तो 368 में ऐसे 2 मुद्दे रखे गए, 2 प्रोसेस रखी गई, 2 कठिन प्रोसेस रखी गई जिनसे संविधान सिर्फ बदला जा सकता है। अगर 368 वाले मुद्दों पे संविधान में संशोधन करना है तो 2 कठिन प्रोसेस है, जिनमें से एक से गुजरना होगा संविधान संशोधन करते टाइम, और वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने संविधान के संशोधन को मुश्किल बनाया। अब वो प्रोसेस क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे को एक बात का जवाब दो, जो कि बहुत जरूरी है वो जवाब देना, ताकि ये प्रोसेस समझ सके। मैं मेरी टी शर्ट वाला कलर ले लेता हूँ और मैं पूछता हूँ कि भाई मान लो तुम्हारे दोस्तों की टीम है, ठीक है, दोस्तों की टीम है जिसमें तुम क्रिकेट खेलने जाते हो, ठीक है, क्रिकेट खेलने जाते हो, ओके। बीच में जो ब्रेक होता है क्रिकेट में, उसमें नाश्ता लाया जाता है, नाश्ते में क्या लाया जाएगा वो पूछा जाता है सभी दोस्तों से, सबकी सहमति ली जाती है, यानी सबका एग्रीमेंट लिया जाता है, और फिर उसके हिसाब से जो सब एक चीज़ पे हाँ बोलते हैं वही नाश्ता आता है। अगर किसी चीज़ पे कोई भी ना बोल देता है तो वो चीज़ नहीं आती है, ठीक है। अब मान लो 2 ही दोस्त हो तुम भाई, 2 ही दोस्त क्रिकेट खेलने गए, ठीक है। एक दिन तुम बोलते हो कि भाई ये लिया है नाश्ते में, ये बोलता है हाँ ले आओ कोई दिक्कत नहीं। एक दिन ये बोलता है कि ये लिया है नाश्ते में, तो तुम बोलते हो हाँ कोई दिक्कत नहीं ले आओ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ किसी को मंगानी है, जो भी तुम दोनों में से किसी एक को मंगानी है, तो दूसरा उस पर हाँ बोल देता है। तो यहाँ पे तुमको स्वीकृति प्राप्त करना, यानी कि एग्रीमेंट प्राप्त करना आसान है या फिर मुश्किल है? तो भाई तुम बोलोगे कि साहब यहाँ पे तो आसान है, क्योंकि 2 ही तो लोग हैं। मैं कभी बोलता हूँ मेरे दोस्त को यार ये खाना है, वो हाँ बोल देता है, वो कभी मुझे बोलता है यार ये खाना है, मैं हाँ बोल देता हूँ, और हम खा लेते हैं, बोले ठीक है भाई आसान है तो। अब मुझे ये बताओ, यहीं पे दोस्त जो है वो 2 नहीं है बल्कि 50 दोस्त है। ये मैंने 50 दोस्त बना दिए। 50 दोस्त एक साथ जाते हैं, टीम बनाते हैं, सभी लंच में इकट्ठे होते हैं, और हर आदमी कुछ बोलता है कि आज ये खाएंगे। फिर उस पूरी जो भी मान लो तुमने बोला कि आज तो समोसे खाएंगे भाई,
समोसे खाने की मन में आ रही है ना? तो अगर तुम्हें समोसे खाने, तुम्हें मन में आ रही है समोसे खाने की, तो तुम्हें हर आदमी से 50 के 50 से ये परमिशन लेनी होगी कि हाँ भाई तू भी हाँ बोल दे, समोसे चाहिए, तू भी हाँ बोल, तू भी हाँ बोल। ये सभी समोसों पे हाँ बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे भी समोसे खाने, मुझे भी खाने, तभी समोसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और ये क्या बात हुई? हाँ यही बात है। 50 लोगों से हाँ बुलाओगे तभी समोसे आएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों से हाँ बुलाओगे तो समोसे आ जाएंगे। अब बताओ ये आसान है या ये आसान है या फिर मुश्किल? ये वाली कंडीशन आसान है या मुश्किल? तो बोलोगे भाई ये तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हाँ बुलानी पड़ेगी, तब जाके हमारा मन मर्जी का काम हो पाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ कुछ लोगों से हाँ बुलाने से मन मर्जी का काम हो रहा है। ये तो आसान है, ये मुश्किल है। तालियां। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते टाइम भी ऐसा ही सोचा गया था। मतलब अमेंडमेंट का जो प्रोसेस बनाया 368 में, वो इसीलिए बनाया गया क्योंकि वहां पे भी असेंबली में लोग बैठे थे, वो भी बोलते कि समोसे मंगाए या कचौरी मंगाए, तो उनमें होती थी यहाँ पे उनमें होती थी लफड़ा कि भाई कोई तो बोलता समोसे चाहिए, कोई बोलता कचौरी चाहिए। तो उसी से उनको आइडिया आ गया कि भाई ये वाला तरीका जो हम समोसे कचौरी वाला तरीका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में भी लगा देते हैं। तो उन्होंने मुश्किल बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, अमेंडमेंट को हार्ड यानी कि रिजिड बनाने के लिए क्या किया भाई, क्या किया? देखो क्या किया वो समझने से पहले अभी नॉर्मल हमको ये समझना होगा कि नॉर्मल जब कानून पास होता है हमारे देश में, नॉर्मल एक्ट पास होता है तो वो कैसे होता है, ये समझना जरूरी है। ये बैकग्राउंड जरूरी है ताकि तुम उस मेजोरिटी को समझ सको जो मैं आगे समझाने वाला हूँ। कल मैंने उस मेजोरिटी को छोड़ दिया था, मैंने सोचा कि आगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे फिर लगा कि डाउट ऐसी चीज है, डाउट एक भटकती आत्मा है। अगर तुम्हारे दिमाग में किसी भी चीज को लेकर डाउट रह गया ना, तो उसके बाद में वो डाउट आगे तक रहेगा भाई, आगे तक रहेगा और वो दिमाग को खराब करता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कोई डाउट नहीं रहे, जो भी वर्ड, जो भी मीनिंग, जो भी सेंटेंस आएगा उसको वहां के वहीं मैं समझाता हुआ चलूंगा, चाहे मुझे बार बार वो समझाना पड़े, बार बार मैं समझाऊंगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2 प्रोसेस दिए, उन 2 प्रोसेस को समझने से पहले हमको ये जरूरी है समझना, ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जो मैं समझाने वाला हूं अभी, कि नॉर्मल एक्ट हमारे देश में कैसे पास होता है, नॉर्मल कानून हमारे देश में कैसे पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है ना, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं ना। ये भी एक्ट होता है, लेकिन ये एक स्पेशल एक्ट है भाई। ये उस किताब को बदलने की कोशिश कर रहा है ये एक्ट, जो किताब सारे एक्ट का बाप है। तो इसलिए इसका तो प्रोविजन स्पेशल होगा, लेकिन अब पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल एक्ट कैसे भारत में पास होते हैं। तो देखो भारत में दो हाउस होते हैं, तुमको पता है ना, संसद जो होती है उसके 2 हाउस होते हैं संसद के। देखो ये संसद है, ये है हमारी संसद। संसद में हमारे यहाँ पे बैठे हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और ये हमारे 2 हाउस है। एक तो ये हाउस है संसद में, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर हाउस, और एक ये है, इसको बोलते हैं लोअर हाउस। ऐसे मैं बना रहा हूँ, इससे अच्छे दिखते हैं हमारे हाउस, खूबसूरत है, नई बिल्डिंग और बन गया आजकल, लेकिन मुझे समझाने के लिए बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अपर हाउस को बोलते हैं राज्य सभा और लोअर हाउस को बोलते हैं लोक सभा, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से, पूरा ध्यान। ए इधर 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 देखो, इधर नींद आ रही, नींद उड़ाओ एक बार, इधर सीधे बैठ जाओ। पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने बताया कि राज्यसभा होती है एक तो, और एक लोकसभा होती है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। असली जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा है ना, उनमें जितने लोग बैठते हैं टोटल, उनके नंबर डिसाइड किए हुए पहले से। लेकिन अभी मुझे क्योंकि तुम्हें समझाना है कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, तो मैं मेरे हिसाब से नंबर लिखूंगा यहाँ पे, टोटल नंबर मेंबर के कितने, वो मेरे हिसाब से लिखूंगा। ये असली नंबर नहीं है, तो इनको याद मत करना, सिर्फ समझने के लिए देखना, ठीक है। असली नंबर बाद में बताऊंगा मैं, अभी समझने के लिए देख लो। तो मान के चल रहे हैं कि भाई जो ये लोकसभा है इसमें तो 600 लोग बैठते हैं, 600, और राज्यसभा में 300 लोग बैठते हैं, ठीक है। मैं काले से लिख लूँ क्या इसको? लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। और ओके, लोकसभा में 600 बैठते हैं, राज्यसभा में 300 लोग बैठते हैं, ठीक है, ओके। ये टोटल मेंबरशिप है, हाउस की टोटल मेंबरशिप, यानी कि टोटल इतनी सीट है यहाँ पे, इतने लोग चुन के आते हैं, है ना, इसमें 300 लोग चुन के आते हैं, ठीक है। अभी कोई कानून पास करना होता है, वो कैसे पास किया जाता है? कानून क्या होता है? कानून सबसे पहले, एक्ट बनने से पहले उसको बोलते हैं प्रस्ताव, ठीक है। प्रस्ताव यानी कि मोशन। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं मान लो बीजेपी, अभी क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट, तो मान लो मैं बीजेपी का एमपी हूं, ठीक है, या फिर मैं किसी अपोजिशन पार्टी का भी एमपी हूं।
पास दोनों करवा सकते हैं, बीजेपी वाले भी करवा सकते हैं और अपोजिशन वाले भी करा सकते हैं, लेकिन अधिकतर पास किसका होता है? जिसके जिसके पास मेजोरिटी होती है। अभी प्रधानमंत्री किस पार्टी का है? बीजेपी, तो वो अपने पार्टी वालों के पास होने देंगे ना, दूसरे वाले को तो नहीं होने देंगे, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन कोई भी पास करा सकता है, कोई भी एमपी प्रस्ताव लेके जा सकता है किसी भी कानून को बनाने का संसद में। तो मान लो मैं एमपी हूँ, है ना, मान लो, और मैं गया संसद में, भाई मेरे को लगता है कि यार ये जो है रोड पे जो गड्ढे वड्ढे हैं, एक्सीडेंट जो होते हैं, इसमें जो कानून है वो अच्छा नहीं बनाया हुआ, तो मुझे इस कानून की जगह दूसरा कोई अच्छा रोड सेफ्टी का कानून बनाना है। और मैंने पूरी रिसर्च की, मैंने पूरा एक पेज पे लिखा कि रोड सेफ्टी एक्ट 2024, रोड सेफ्टी एक्ट 2024, और उसमें मैंने सारे प्रोविजन लिखे कि ऐसे ऐसे रोड होनी चाहिए, रोड का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, ढलान ऐसी होनी चाहिए, खड्डे ऐसे नहीं होने चाहिए, स्पीड ब्रेकर ऐसे होना चाहिए। मैंने सब कुछ एकदम रिसर्च करके बढ़िया सारा सिस्टम बना के ले गया, मैंने पूरा एकदम वर्ड बाय वर्ड एकदम तरीके से स्ट्रक्चर करके, और मैं लेके गया इस लोकसभा में, मैंने वहां ले जाकर रखा, चेयरमैन को दिया। चेयरमैन चेयरमैन क्या होता है? हर हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, एक आदमी सबका हेड होता है, उसको बोलते हैं चेयरपर्सन। जो भी प्रोसीडिंग यहाँ पे होती है इस हाउस में बैठ के, जो भी मीटिंगें होती है उनमें वो सबसे ऊपर बैठता है और वो ही उसको चेयर करता है, यानी वो संभालता है डिसिप्लिन को इनके बीच में, जो क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन को, कि अनुशासन को संभालता है वो, है ना। तो चेयरपर्सन दोनों हाउस में एक एक होता है, ठीक है। राज्यसभा के चेयरपर्सन को हम उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं, उपराष्ट्रपति, और लोकसभा का चेयरपर्सन तो चेयरपर्सन होता ही है, ठीक है। अभी देखो मैं लेके गया रोड सेफ्टी एक्ट बना के भाई, और लोकसभा में ले जाके मैंने जो है वो रोड सेफ्टी एक्ट रख दिया, ठीक है। लोकसभा में ले जाके मैंने रोड सेफ्टी एक्ट रख दिया 16। तो ये रोड सेफ्टी एक्ट मैंने चेयरमैन को ले जाके दिया कि चेयरमैन साहब ये पकड़ो, ये मैंने रोड सेफ्टी एक्ट बनाया है, ठीक है, इसको पास कराओ और इसका एक कानून बनवाना है इसको पास करवा के। तो चेयरमैन ने वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, स्पीकर ने, लोकसभा के स्पीकर ने, तो बोला ठीक है इस पर वोटिंग करवाते हैं। अब देखो लोकसभा में भी हर चीज़ पे वोटिंग होती है, ये 600 आदमी बैठे हैं ना, ये 600 आदमी आएंगे और वोटिंग करेंगे इस चीज़ पे, जो मैं ये लेके आया ना प्रस्ताव, जब तक ये पास नहीं होगा तब तक इसको प्रस्ताव ही बोला जाएगा, और जब ये पास हो जाएगा, जैसे पास होगा, जो प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा, तो फिर उसके बाद इसको एक्ट बोला जाएगा, फिर ये पूरे देश पे लागू होगा। तो मैं लेके गया ये पन्ना, मैंने दिया भाई ये पकड़ो, ये मैंने बहुत अच्छा बनाया, इसको पास करवा दो। उन्होंने बोला ठीक है ओके, तो इस प्रस्ताव को हम डेट फिक्स कर दी, उस डेट को रखेंगे और उस डेट को इस पर वोटिंग करवाई जाएगी। तो उस डेट को लोकसभा बुलाई गई, लोकसभा बुलाई गई, तो जितने भी 600 मेंबर थे, अब क्योंकि सारे दिन तो यहाँ पे बैठे नहीं रहते, जब भी लोकसभा बुलाई जाती है तब इनको नोटिस भेजा जाता है, इनको बुलावा भेजा जाता है कि भाई अब हम जो है इसमें काम करने वाले लोकसभा में, और ये कानून पास करवाने वाले, तो आप आओ और पधारो, आपका सुस्वागत है, तो वोट देना है आपको वहाँ पे आके। अब ये पूरे के पूरे 600 मेंबर तो आएंगे नहीं भाई, कई लोग छुट्टी पे भी रहेंगे कि भाई नहीं जाना, कौन जाएगा, छोड़ो, बाकी लोग चले जाएंगे, अपन नहीं जाएंगे। तो मतलब बुलावा भेजा, 600 लोगों में से सिर्फ 400 लोग ही आए, 600 लोगों में सिर्फ 400 लोग ही आए, ठीक है, 400 लोग आ गए, 200 लोग छुट्टी पे हैं या फिर अपने किधर घूम रहे हैं, क्योंकि नेता है, नेता तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। 400 लोग आ गए, 400 लोगों के सामने मेरा बनाया हुआ ये मैंने खूब ऐसे चौड़ा होकर लेके गया, भाई मैंने बनाया ये, मैंने देखो ये मैंने पढ़ के सुना दिया कि भाई देखो ऐसे ऐसे रोड खराब है, रोड को ऐसे बनाना चाहिए, गाड़ियों का ये नियम होना चाहिए, स्टीयरिंग के आगे ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, सब कुछ सेंसर लगाना चाहिए, वो सब कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये एक्ट यहाँ पे रखाया, इन लोगों को पसंद आया, ठीक है। तो फिर ये लोगों ने सुना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुन के थक गए भाई, ये लोग थक गए, 400 लोग थे, 400 लोग थे, सुना पूरा अधिनियम बड़ा सारा था, थक गए, चाय पानी पीने चले गए, चाय पानी, ठीक है। तो स्पीकर ने बोला कि भाई चाय पानी पी के आ जाओ, उसके बाद में हम इस पे वोट करवाएंगे, है ना, इस एक्ट पे वोट करवाएंगे, इस प्रस्ताव पे, प्रपोजल पे वोट करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे, तो वोट देना तुम सबको, आके जल्दी से चाय पानी पी के आ जाओ। चाय पानी पीने वो चले गए वापस, भाई चाय पानी पी के सिर्फ 300 लोग आए, मतलब 100 लोग फिर किधर बिजी हो गए, घूमने फिरने लग गए उधर, चाय पानी पी के अंदर नहीं आए, वो जहाँ पे बैठ के सारी मीटिंग होती थी वहाँ पे नहीं आए, ठीक है, नहीं आए, तो 300 लोग आ गए, ओके। अब स्पीकर ने बोला भाई वोट करो, वोट करो, तो वोट करो, वोट करो, वोट करो। अब वोट करेंगे ये 300 लोग जाके, तो मुझे कितने लोगों का वोट चाहिए कि मेरा बिल यहाँ से पास हो जाए?
तो क्योंकि ये नॉर्मल बिल है तो मुझे इन 300 लोगों में से सिर्फ आधों का 300/2 यानी कि 150 तो आधे हो गए +1 बराबर 151 लोगों का वोट चाहिए ताकि मैं अपना बिल पास करा सकूं। मतलब क्या हुआ इसका कि देखो 300 लोग थे, आधा तो होता है 150 तो इधर भी हो जाएगा, 150 इधर हो जाएगा, आधा आधा मतलब ये तो टाई हो जाएगा ना, आधा तो टाई हो जाएगा 50%, तो +1 हो जाएगा, तो मतलब एक बढ़ते ही इधर वाला जीत गया ना हिस्सा। तो अगर 151 लोगों ने हाँ बोल दिया कि हाँ भाई ये बिल पास कर दो तो ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन अगर 151 लोगों ने ना बोल दिया कि नहीं, नो में वोट दे दिया, तो फिर ये बिल पास नहीं होगा। ये बिल कूड़े के ढेर में जो मैं अच्छा वाला बना के लाया था इसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। समझे? हाँ। लेकिन अब एक और चीज़ पे ध्यान दो, ये तो बता दिया मैंने कि कितनी मेजोरिटी कितनी चाहिए, 50%। 50% +1 से कोई भी बिल पास हो जाता है नॉर्मल हमारे किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा में रखा गया हो चाहे वो राज्यसभा में रखा गया हो। लेकिन एक चीज़ पे ध्यान दो, लोकसभा में टोटल मेंबर तो थे 600, टोटल संख्या कितनी थी 600। उस दिन जिस दिन मेरे बिल पे बात होने वाली थी उस दिन आए थे 400, ठीक है। और 400 जो आए थे उनमें से भी जब वोट डालने की बारी आई तब सिर्फ 300 लोग ही उस कमरे में बैठे थे। यानी मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मेंबरशिप तो थी, टोटल मेंबर्स तो थे 600, टोटल मेंबर 600 थे। ध्यान से समझना इसको। जिस दिन वोटिंग थी, जिस दिन मेरे बिल पे बात होने वाली थी उस दिन प्रेजेंट थे, प्रेजेंट कितने थे 400। और प्रेजेंट में भी जब वोटिंग होने वाली थी, वोटिंग उस टाइम पे कितने थे, चाय पानी पीने चले गए 100 लोग आए नहीं वापस, 300 लोग ही आए, तो उस टाइम सिर्फ 300 थे, ठीक है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा जाएगा ना कि कितने % वोट चाहिए किसी भी चीज को पास होने के लिए, तो वहां पे लिखा जाएगा कैसे, नॉर्मल बिल के लिए क्या लिखा हुआ है, 50% मेजोरिटी लिखा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ध्यान देना इसको, मेजोरिटी का मतलब होता है 50% +1, यानी टाई नहीं हो तो टाई तोड़ने के लिए एक आदमी और जोड़ देते हैं, 50%, सॉरी 50% +1, ये तो हो गया मेजोरिटी ऑफ किसकी मेजोरिटी, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो देखो प्रेजेंट एंड वोटिंग यहाँ पे समझो, टोटल मेंबर्स की बात नहीं कर रहा है ये बात कर रहा है कि भाई जो लोग प्रेजेंट थे, यानी हमारे केस में 400 थे, और फिर उन प्रेजेंट में से भी जो लास्ट में वोटिंग के टाइम पे थे यानी 300, तो फिर इन 300 की ली जाएगी, 400 की नहीं ली जाएगी। 400 प्रेजेंट तो थे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो वो चाय पानी पीने चले गए थे, वो वहां पे थे ही नहीं, तो हम इन 300 को लेंगे, ठीक है। और अगर 400 के 400 चाय पानी पीने जाते और 400 के 400 वापस आ जाते, 400 के 400 चाय पानी पीने जाते और 400 के 400 वापस आ जाते, कोई भी एब्सेंट नहीं रहता, तो हम कितने लेते फिर हम लेते 400/2 बराबर 200, और 200 में टाई तोड़ने के लिए 1, तो 201, फिर 201 लोग वोट देते तब वो बिल पास होता, 201 लोग हाँ बोलते तब वो पास होता। लेकिन क्योंकि 100 लोग चाय पानी पी के वापस ही नहीं आए तो बच गए थे यहाँ पे सिर्फ 300, तो इसलिए 300 का आधा हो गया था 150, और 150 + 1 151, यानी कि हमारी पासिंग परसेंटेज गिर गई मेजोरिटी की, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होता है कि टोटल मेंबर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट यानी कितने उस दिन आए थे जिस दिन उस प्रस्ताव पे चर्चा होने वाली थी संसद में, और फिर उसमें से भी कितने उस टाइम पे मौजूद थे जब उस पर वोट हो रहा था बटन दबा दबा के, है ना, उस टाइम पे कितने थे, उस चीज को हम ध्यान देंगे। अभी मैंने इतनी माथापड़ी क्यों की, माथापड़ी इसलिए की वो समझाऊंगा आगे। अभी तो क्या हुआ, मान लो ये लोकसभा से पास हो गया, ठीक है, 151 वोट मुझे मिल गए, लोकसभा वालों ने बोला कि ओके यहाँ से पास हो गया। अब लोकसभा से पास होने के बाद क्या ये कानून बन गया, एक्ट बन गया? नहीं, ये एक्ट अभी नहीं बना। तो ये एक्ट कब बनेगा, इसकी एक्ट बनने की प्रोसेस देखो। लोकसभा से पास होने के बाद में ये राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में, ठीक है। ये लोकसभा से पहले पास हो रहा है तो ये राज्यसभा में भेजा जा रहा है, ठीक है। अगर ये पहले राज्यसभा से पास होता तो फिर ये लोकसभा में भेजा जाता, यानी जिस भी हाउस से पास होता है उससे पास होने के बाद दूसरे के पास भेजा जाएगा, कोई से भी पास हो दूसरे के पास जाएगा, ठीक है। तो ये राज्यसभा के पास आ गया, ओके। अब राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर होएगा, 300 लोग हैं, उनमें देखा जाएगा कितने लोग उपस्थित है। तो मान लो राज्यसभा में 150 लोग उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित 150 थे और 150 ने फिर वोट भी डाले, तो 150 का आधा कितना हो गया, 75 + 1 बराबर 76 लोग अगर हाँ में वोट दे देंगे तो ये राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। फिर राज्यसभा से पास होने के बाद में जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, तीसरी जगह जा रहा है, और फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे। जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे उसके बाद में ये एक्ट बन जाएगा और पूरे देश पे लागू हो जाएगा। यानी कोई भी एक कागज का टुकड़ा उसको एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो उसको लोकसभा में प्रस्तुत करो, फिर लोकसभा में उसको पास कराओ प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी से, फिर लोकसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी से पास होकर हो जाएगा राज्यसभा में,
ठीक है, वहां पे पास होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी से, और उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। जरूरी नहीं है कि पहली बार लोकसभा में रखा जाए, ऐसे भी हो सकता है कोई किसी कागज के टुकड़े को राज्यसभा में लेके आए, तो राज्यसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी से पास होकर लोकसभा में भेजा जाएगा, फिर लोकसभा उसको प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी से पास करेगी, फिर लोकसभा उसको राष्ट्रपति को भेजेगी, और फिर राष्ट्रपति उसमें साइन करेगा तो वो एक्ट बनेगा। ये तो था नॉर्मल बिल का। और नॉर्मल बिल में क्या चाहिए थी? सिर्फ मेजोरिटी, सिर्फ मेजोरिटी। क्या चाहिए थी? मेजोरिटी, यानी कि 50% + 1। और क्योंकि नॉर्मल बिल है, इसका मतलब ये वाली प्रोसेस जो है वो आसान प्रोसेस है, आसान, इजी। लेकिन अब बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी जिस बिल से हम अपने संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, तो इसको वो लोग बनाना चाहते थे हार्ड, है ना, कि संविधान में हर कोई मनमर्जी से संशोधन नहीं कर सके। तो हार्ड बनाने की क्या तरीका है? मैंने बताया था अभी वो दोस्तों वाली बात में, समोसे मंगवाने हैं, कम दोस्त होंगे तब समोसे मंगवाना आसान है, या फिर ज़्यादा दोस्त होंगे तब आसान है? कम होंगे तब आसान है, और ज़्यादा होंगे तब हार्ड है। तो इसका मतलब अगर आप उन लोगों की संख्या बढ़ा दो जिनसे पूछना पड़ेगा पहले किसी भी बिल को पास कराने के लिए, तो फिर वो बिल पास कराना हार्ड हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, नॉर्मल बिल में तो क्या होता था, 50% की मेजोरिटी चाहिए थी, है ना, 50%। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल CAB, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या कर दी इन्होंने, 2/3, 2/3 मेजोरिटी चाहिए भाई, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, अदरवाइज वो पास नहीं माना जाएगा। 2/3 का मतलब होता है 66.67%, यानी यहाँ पे तो सिर्फ 50% थी, और यहाँ पे 66.67%, यानी 16.67% बढ़ा दी, प्लस कर दी, इसमें प्लस कर दी, तो इतनी हो गई। अब बढ़ा दी 16.67, इसका मतलब ये हार्ड बना दिया, यानी कि अब इतने ज्यादा लोगों से अनुमति और लेनी होगी, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कराने, मैंने बता दिया कि नॉर्मल 50% वाले से काम नहीं चलता, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी भी केवल जो है वो नहीं है, क्या, पर्याप्त नहीं है। 2/3 मेजोरिटी इटसेल्फ इज नॉट इनफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो क्या चाहिए उसके अलावा? तो भाई, और इन्होंने बोला कि भाई 2/3 तो मान लो कैसे जैसे कोई लेके भी आ जाएगा, 2/3 और प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मैंने आपको बताया, प्रेजेंट एंड वोटिंग में समस्या ये है कि मान लो 600 टोटल मेंबर थे, उसमें प्रेजेंट 400 ही हुए, उसमें भी वोट देने सिर्फ 300 ही आए, तो कहाँ तो 600 कहाँ 300, भाई आधा तो ये अपने आप ही हो गया, और इस आधे का 2/3 करोगे, 2/3 करोगे, तो ये तो 200 ही हो गया। यानी कि 600 टोटल लोगों में से सिर्फ 200 लोगों ने वोट दिया, और संविधान जो है वो बदल गया। इतना आसान, इतना आसानी से नहीं भाई, ये तो नहीं होने देंगे हम, कि मान लो जो लोग टोटल है उनमें से आ रहे ही नहीं है वोट देने, तो फिर ये संख्या, ये 2/3 तो बहुत कम हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट और रखते हैं, मिनिमम इस पे लिमिट और लगाते हैं, मिनिमम लिमिट क्या लगाई इन्होंने, कि 2/3 तो रखा ही रखा, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर है उनका 2/3, कम से कम 2/3 का वोट तो आना ही चाहिए। उसके साथ में एक मिनिमम लिमिट और है, वो ये कि भाई 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, यानी हाउस की जितनी टोटल मेंबरशिप है उसका 50% भी कम से कम आना चाहिए। तो यहां पे हाउस की टोटल मेंबरशिप है 600, है ना, और 600 का 50% होता है 600/2 बराबर 300, यानी ये तो भाई मिनिमम है। 2/3 तो तुमको चाहिए, ये तो पक्का है, लेकिन अगर मिनिमम 300 नहीं आए ना तुम्हारे पास में, तो फिर तुम्हारे पास चाहे 2/3 आ जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास नहीं होगा। इस उदाहरण से हम इसको समझते हैं, कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने 600 मानी थी लोकसभा की जो संख्या है, 600 मानी थी अपन ने, रंग बदल लो 600 हमने लोकसभा की संख्या मानी थी कि लोकसभा में जो टोटल मेंबरशिप है वो 600 है। अब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में लाया गया है कि भाई हमको ये लोकसभा से पास करवाना है, तो 600 लोगों में से मान लो 400 लोग ही आए थे, और 400 लोगों में से 300 लोग ही वोटिंग के टाइम पे वहां पे अवेलेबल थे। ठीक है, तो 300 लोग वोटिंग के टाइम पे अवेलेबल थे। पहला जो कंडीशन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कराने के लिए वो यही दी हुई है कि मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने हैं उनका अगर 2/3 लोगों का, उनमें से 2/3 लोगों का वोट प्राप्त हो गया तो ठीक है, ये कंडीशन पूरी मान ली जाएगी। तो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग 300 है, 300 का 2/3 कितना हो गया, 200 मेंबर। यानी इन 300 में से 200 मेंबर की वोट अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए हाँ के रूप में पड़ गए, उन्होंने हाँ बोल दिया, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, पूरी। लेकिन भाई पहली कंडीशन पूरी होते ही बिल पास नहीं हो गया, अभी दूसरी कंडीशन तुम्हें और पूरी करनी है। तो बोले वो क्या है? दूसरी कंडीशन, 50% ऑफ टोटल
मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये भी हाँ बोलना चाहिए साथ साथ में। तो भाई 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग की बातें नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, वोटिंग वालों की बात नहीं कर रहा, ये बोला टोटल मेंबरशिप कितनी है तुम्हारी। तो बोले टोटल मेंबरशिप तो साहब हमारी 600 है। तो बोले उसका 50% कितना हो गया। बोले साहब उसका तो 300 हो गया। तो क्या तुम्हें 300 मिलेगा यहाँ पे। बोले नहीं साहब हमको तो यहाँ 200 ही मिले। तो इसका मतलब तुम्हारा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास नहीं होगा, पास नहीं होगा। ये तो होगी पहली कंडीशन, जब 2/3 हाउस की टोटल मेंबरशिप के 50% से भी कम हो तो पास नहीं होगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखना, मान लो ये 600 टोटल मेंबर थे, जिस दिन हमने बैठक रखवाई कि आज बिल पे चर्चा की जाएगी, आओ अपना अपना योगदान दो, उस दिन 600 में से 600 लोग ही आ गए, पूरे के पूरे 600 लोग टपक गए, है ना। और वोट देने भी पूरे के पूरे 600 आ गए, चाय पीने कोई नहीं रुका, सब आ गए कि हम सब वोट देंगे। तो अब मेरे को ये बताओ इस 600 का डोबरा दिन कितना होगा, 2/3 कितना होगा। तो ये हो गया 200 और 2 × 2 = 400, यानी 400। 2/3 कितना हो गया, टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग 600 है, इसका 2/3 हो गया 400। यानी कि फर्स्ट कंडीशन तब पूरी होगी जब 400 लोग वोट दें हाँ में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो टोटल मेंबरशिप तो 600 ही थी, उसका 50% पहले था, वही रहेगा भाई 300। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये 2/3 वाला 400 इस 300 से ज़्यादा है। हाँ भाई है, तो फिर ठीक है, बिल पास हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, ठीक है। और अगर 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 ऐसी कंडीशन हो, ऊपर वाली जैसी कंडीशन हो कि ये 2/3 जो कि निकल के आया 200, ये इस 300 से कम है ना, ये इस 300 से कम है, तो फिर वो बिल उसी केस में पास होगा जब उसको 300 या उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। यानी ये तो मिनिमम हो गया भाई, ये तो मिनिमम हो गया, इतने तो मिलने ही चाहिए, इतने तो मिलने ही चाहिए। अगर तुम्हारा 2/3 इससे कम निकल के आ रहा है तो इतने तो मिलने ही चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा 2/3 इससे ज्यादा निकल के आ रहा है तो फिर हम बस 2/3 को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। तो ये तो एक मिनिमम लिमिट लगा दी कि भाई मान लो इन 600 लोग जो थे इनमें से रोक ले सरकार खुद जानबूझ के कि आने नहीं दे लोगों को, है ना, और सिर्फ 400 लोगों को आने दे। और 400 लोग जब चाय पीने जाए उनमें से भी 100 लोगों को रोक ले, सिर्फ 300 लोगों को अंदर आने दे। तो सरकार को पता है कि अगर इस संख्या को हम 600 वाली को कम करके 300 कर देंगे तो 300 × 2/3 200 लोगों के हाँ बोलने से हमारा बिल पास हो जाएगा। तो सरकार ये गेम खेल सकती है कि लोगों को रोके, है ना। लेकिन अगर सरकार लोगों को रोक भी लेगी तो अभी दूसरी जो कंडीशन है इसके साथ गेम नहीं खेल सकती, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पूरी जो मेंबरशिप है उसका 1/2 यानी कि आधा उसको भी हाँ बोलना जरूरी है। तो आधा तो 300 ही रहेगा ना भाई, इसको सरकार कम नहीं कर सकती। जब तक 300 के हाँ नहीं बोलेंगे, 300 लोग मिनिमम हाँ नहीं बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास नहीं होगा। और ये जो 300 मैंने लिया है, ये मैंने एक समझाने के लिए संख्या ली है, लोकसभा की और राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो अलग अलग है। तो ये भाई ये एक सेफ गार्ड लगाया हुआ उसमें, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, है ना। ये 2 कंडीशन दी हुई है, चलो वही 2 कंडीशन पढ़ेंगे। अब तीसरी एक और है, वो और समझा देता हूँ मैं। हालांकि आर्टिकल जो 368 है, आर्टिकल 368, उसमें सिर्फ ये 2 कंडीशन, पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन ही बताई हुई है। पहली वाली कंडीशन तो ये हो गई कि एक तो चाहिए तुमको 2/3, और मैं लिख देता हूँ आर्टिकल 368 में क्या कंडीशन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। एक तो चाहिए तुम्हें स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है, फर्स्ट तो होता है कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और बी होता है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस विच एवर इज हायर। यानी इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो वाला हम रखेंगे, ठीक है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा वो बन जाएगा कि उतने वोट तो कम से कम आने चाहिए, ठीक है। ये तो होगा पहला प्रोविजन, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने का पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन क्या दिया हुआ है, दूसरे प्रोविजन में लिखा हुआ है कि पहले प्रोविजन की तो सारी कंडीशन लागू होगी कंडीशंस, यानी पहले प्रोविजन में 2 कंडीशन दी हुई है, ये तो सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो, ए और बी। इसके अलावा एक कंडीशन और लगा दी दूसरे वाले में कि 50% से ज्यादा स्टेट्स की स्वीकृति भी चाहिए। यानी जो ये वाले ऊपर वाले प्रोविजन, ये वाले तो पास करोगे, इसके अलावा भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से 50% राज्य इसके लिए हाँ बोलेंगे, तभी वो पारित होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में कोई भी चेंज किए जाएंगे तो उसमें ये 2 कंडीशन तो पास की जाएगी, उसके अलावा 50% से ऊपर के जो राज्य है उनसे भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी।
जब हमारा जीएसटी पास हुआ था ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 101वें अमेंडमेंट से पास हुआ था, 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जीएसटी पास हुआ था, उसमें ये दोनों कंडीशन तो मानी गई थी कि 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके साथ 50% से ज़्यादा राज्यों की स्वीकृति भी उसमें ली गई थी, है ना। अब यही हम किताब में पढ़ते तो अब समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। आगे जब हम 368 पढ़ेंगे तो उसमें वापस से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखो ए नंबर लिखा हुआ 368 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट, दो तरीके के अमेंडमेंट के बारे में आर्टिकल 368 बताता है। कौन कौन से हैं वो? एक तो है some provision can be amended by a special majority of the parliament, that is 2/3 majority of the member of each house present and voting and majority of total membership of each house। क्या लिखा हुआ है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मैंने बता दिया। उसके अलावा मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ये तो पहली प्रोसेस होगी जो मैं समझा चुका हूं। Some other provision can be amended by a special majority of the parliament with the ratification by half of the total state। यानी कि ये तो होएगा कि भाई 2/3 तो मेजोरिटी होगी प्रेजेंट एंड वोटिंग की और 50% टोटल मेंबरशिप की, ये तो पहला। और कई प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें से 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन यानी स्वीकृति भी जरूरी होती है। आर्टिकल 368 में ये 2 तरीके ही लिखे हुए हैं अमेंडमेंट के। तीसरा जो होता है अमेंडमेंट संविधान में, वो ऐसा होता है जिसमें जैसे अभी ये नॉर्मल कानून हमने पास किया था ना ऊपर, जो हमने देखा था नॉर्मल कानून कैसे पास होता है, देखो यहाँ पे ये कहाँ गया, ज़्यादा ऊपर आ गया अपन। नॉर्मल कानून जो मैंने ये रहे, हाँ, जो ये नॉर्मल कानून मैंने बताया था ना, पास होता है कि सिर्फ और सिर्फ कितना वोट चाहिए नॉर्मल कानून पास कराने के लिए? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, या फिर 50% को मेजोरिटी लिखना मुझे सही रहेगा। मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस एक आदमी एक्स्ट्रा टाई को तोड़ने के लिए। तो मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग नॉर्मल कानून ऐसे पास होता है। तो कई कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट भी ऐसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कई अमेंडमेंट ऐसे भी हैं भारत के संविधान में दिए हुए, जो इसी आसान तरीके से पास हो जाते हैं। यानी कि उसमें ना ही तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की कोई जरूरत है, उसमें ना ही 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की कोई जरूरत है, उसमें ना ही स्टेट से कोई स्वीकृति लेने की जरूरत है। सीधा नॉर्मल कानून के जैसे सरकार उन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को पास करवा सकती है। लेकिन ऐसे जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अनुसार अमेंडमेंट नहीं, यानी आर्टिकल 368 में ऐसे अमेंडमेंट नहीं बताए हुए हैं और दूसरे आर्टिकल्स में बताए हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो अगर सरकार को मान लो किसी स्टेट का नाम बदलना है केंद्र सरकार को, तो बिना उस स्टेट से पूछे और बिना वो 2/3 वाले वो सारे नाटक किए आराम से नॉर्मल कानून के जैसे बदल सकती है। अगर किसी स्टेट को सरकार को तोड़ना है, यानी कि किसी स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट बनाना चाहती है केंद्र सरकार, तो बिना उस स्टेट की अनुमति के और बिना कोई 2/3 वाला नाटक करने के, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस का नाटक किया, कुछ नहीं करना, नॉर्मल कानून जैसे पास करते हैं ना कि मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो वाली मेजोरिटी से वोट करवा के उस बिल को पास करा सकती है। तो ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं जो कि एकदम फ्लेक्सिबल की कैटेगरी में आते हैं, और अभी ऊपर जो हमने पढ़े वो रिजिड की कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर है। आगे क्या लिखा है इसने? एट द सेम टाइम सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। नोटेबली दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। ये बोल रहा है कि जो नॉर्मली आराम से जो अमेंडमेंट की जा सकती है वो आर्टिकल 368 में तो नहीं आती, लेकिन ऐसी होती है कई अमेंडमेंट जिनके लिए जैसे नॉर्मल कानून पास करते हैं ना आराम से, वैसे आराम से उस अमेंडमेंट को कर सकते हैं, कोई भी उसमें कठोरता नहीं बनाई हुई है। लेकिन ये जो ऊपर वाले प्रोविजन आर्टिकल 368 में ए और बी, ये इतने कठोर बनाए गए हैं जो कि सरकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करवाना बड़ा मुश्किल बना देते हैं। तो ये भाई ये था सिस्टम सारा आज का, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें मैंने मेजोरिटी समझा दी, स्पेशल मेजोरिटी समझा दी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी समझा दी। और अब हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस और आगे के सारे फीचर, क्योंकि आज की जो क्लास में ये मेजोरिटी समझना बड़ा जरूरी था। इसमें कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करके मेरे को पूछ लेना, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऊपर जो नंबर 1 आ रहा है उस नंबर 1 को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, और इधर जो ये प्लेलिस्ट आ रही है, ये प्लेलिस्ट इधर आ रही है, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारी जो पिछली वीडियो वो भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।